Good morning friends, welcome to yet another class of thermodynamics. Today's session is going to be more about questions, so it is recommended to revise your previous notes. लेकिन हम क्वेश्चंस करने से पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें चेंज ऑफ स्टेट होता है। स्टेट में चेंज यानी कि मान लीजिए प्रेशर P1 V1 T1 है इनिशियली, वो P2 V2 T2, तो स्टेट चेंज होता है, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये बेसिकली सबसे पहला होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। दूसरा होता है आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तीसरा होता है आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। चौथा होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट का कहने का क्या मतलब कि अगर हम इस स्टेट से इस स्टेट में जाते हैं तो P1 P2 के इक्वल होगा फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T1 इज इक्वल टू T2, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस V1 इज इक्वल टू V2 एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस Q रिमेन्स जीरो मीन्स कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। अब मैं बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस को थोड़ा इलेबोरेट करूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट प्लस वर्क। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा U हम जानते हैं NCV/dt और वर्क हम जानते हैं नेगेटिव ऑफ PdV। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से इनफाइनाइटसिमली वेरी करता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर का डिफरेंस मेजरेबल होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हम एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इंटरनल प्रेशर। यहाँ बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर होता है और हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल प्रेशर की जगह इंटरनल प्रेशर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि डीपी और डीवी का सम प्रोडक्ट तो नेग्लिजिबल होता है। तो इंटरनल प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा? गैस प्रेशर। और गैस प्रेशर हम आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर से इंटरनल प्रेशर इस तरीके से रिलेटेड होता है। तो हम इस एक्सटर्नल प्रेशर की जगह ये लिख सकते हैं nRT अपॉन V फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम नहीं लिखेंगे ये चीज, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये चीज लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे आज के क्लास में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं हम n और n कैंसल होगा, dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस r अपॉन CV dV अपॉन V। ये ट्रांसपोज करने के बाद आएगा। जब हम इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम VI टू VF एंड फ्रॉम TI टू TF, इसका इंटीग्रेशन हमें होगा
ln और log t और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के बाद TF अपॉन TI माइनस R अपॉन CV ln VF अपॉन VI। ठीक है, जब यहां से हम नेगेटिव साइन को लॉग में लाएंगे तो हम ये चीज जानते हैं कि ये पावर में आ जाएगा, और जब माइनस पावर में आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं नेगेटिव साइन हटा के VI अपॉन VF। ठीक है, अब हम पिछले क्लास से जानते हैं गामा इज इक्वल टू होता है F/2 अपॉन F, इट मीन्स 1 + 2 अपॉन F। ठीक है, और CV हम जानते हैं F/2 अपॉन R, और यहां हमें R अपॉन CV चाहिए, तो R अपॉन CV किसके इक्वल होगा 2 अपॉन F। तो इसकी जगह पे हम लोग R अपॉन CV पुट करेंगे और वो आ जाएगा हमें गामा -1 के इक्वल, यानी R अपॉन CV हमें गामा -1 के इक्वल आएगा, जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये फिर इसके पावर में जाएगा तो VI अपॉन VF टू द पावर गामा -1, और जब ln को हम रिमूव करेंगे तो TF अपॉन TI इज इक्वल टू VI अपॉन VF टू द पावर गामा हीट कैपेसिटी रेशियो -1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहां से आप इसको नोट कर लीजिए, मैं यहां से रिमूव कर देता हूं इस चीज को। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अभी हम डराइव कर रहे हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम किस चीज के लिए होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अगर हम इसको फिर से ट्रांसपोज करें इस साइड, तो TF VF टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू TI VI टू द पावर गामा -1। तो हम इसको लिख सकते हैं TV टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT, तो T इज इक्वल टू PV अपॉन nR, और जब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P और V टू दी पावर 1 और V टू दी पावर गामा -1, ये हो जाएगा V टू दी पावर गामा। तो P V टू दी पावर गामा, और nR तो कांस्टेंट है जो इस साइड जाएगा, इनकॉर्पोरेट कर देंगे हम कांस्टेंट के साथ, तो ये हमारे पास आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं उस पर स्ट्रेस दे रहा हूं बार बार, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के ऑलमोस्ट इक्वल कब होगा, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और वहां इंटरनल प्रेशर के इक्वल होना जरूरी क्यों है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर तो गैस प्रेशर होगा और वो आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT से रिलेटेड है। तो जो भी हम यहाँ से डराइव कर रहे हैं वो तभी कर पा रहे हैं जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर के इक्वल कर रहे हैं, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स था आज की क्लास का, और अब सिर्फ क्वेश्चंस होंगे इस पे। ये हमारा फर्स्ट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, कीपिंग इन माइंड द स्पेस ऑन द बोर्ड। ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शंस की नीड भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये पैराग्राफ है, ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम K to L, L to M, M to N and N to K एट शोन इन फिगर। जो बताया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम का ये कर्व है। आपसे पूछ रहा है द पेयर ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेसेस अमॉन्ग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इज। आइसोकोरिक प्रोसेस आपको चुनना है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि आइसोकोरिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस तो है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम किसमें कांस्टेंट है, L to M में वॉल्यूम कांस्टेंट है, N to K में वॉल्यूम कांस्टेंट है।
K2L में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और M2N में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होगा? Kn और Lm। तो इसका आंसर होगा Kn एंड Lm। ये दोनों प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब पूछ रहा है द सक्सीडिंग ऑपरेशंस दैट इनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स आर इन टर्म्स ऑफ हीटिंग और कूलिंग। मतलब आपको ये बताना है कि K2L में हीटिंग हुआ या कूलिंग, L2M में हीटिंग हुआ या कूलिंग। तो मैं हीटिंग के लिए H यूज करूंगा और कूलिंग के लिए मैं C यूज करूंगा। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT। तो जब प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो K2L में हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो वहां हीटिंग। L2M में आप देखें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो L2M में प्रेशर घट रहा है और तो टेम्परेचर भी घटेगा, तो वो प्रोसेस होगा कूलिंग। M2N में वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, M2N में वॉल्यूम घट रहा है तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, वो प्रोसेस भी है कूलिंग। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है N2K में, लेकिन प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो N2K हीटिंग। तो ये हमारा एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको वर्क कैलकुलेट करना है और हीट कैलकुलेट करना है फॉर द ओवरऑल प्रोसेस। आपको वर्क और हीट कैलकुलेट करना है, तो मैं स्टेप वाइज इसको अप्रोच करता हूं। 2 moles ऑफ ए परफेक्ट गैस undergoes the following processes: a reversible isobaric expansion from this to this state। सबसे पहले मैं एक इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करता हूं इस प्रोसेस के लिए। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। रिवर्सिबल आइसोबैरिक एक्सपेंशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन प्रेशर कांस्टेंट एक्सपैंड करेगा, तो इसको हम A बोलते हैं, इसको B। लिखा है 1 ATM 20 लीटर टू 1 ATM 40 लीटर, यानी ये 20 लीटर है, ये 40 लीटर है और ये 1 ATM प्रेशर है। फिर बोल रहा है ए रिवर्सिबल आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 1 ATM 40 लीटर 1 ATM 40 लीटर टू 0.5 ATM 40 लीटर मीन्स आइसोकोरिक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और प्रेशर 1 ATM से 0.5 ATM हो जाएगा, मीन्स ये प्रोसेस BC। और ये जो प्रेशर है वो प्रेशर है 0.5 ATM। उसके बाद बोल रहा है ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्रेशन। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट और कंप्रेशन मीन्स वॉल्यूम घटना। फ्रॉम 0.5 ATM 40 लीटर 0.5 ATM 40 लीटर टू 1 ATM 20 लीटर 1 ATM 20 लीटर, यहां से यहां आइसोथर्मल है प्रोसेस हो रहा है। तो आप जानते हैं बोयल्स लॉ से PV इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। और कंप्रेशन हो रहा है इस स्टेट से इस स्टेट, तो एरो हमने इधर दिया है, ये हाइपरबोलिक कर्व है ये, और ये स्ट्रेट लाइन है। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है इस प्रोसेस के लिए और हीट कैलकुलेट करना है, हीट गिवन आउट या एब्जॉर्ब्ड। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टेप वाइज हम इसको अप्रोच करते हैं। फर्स्ट केस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो
माइनस पी डेल वी, और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो P से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं 1 ATM और चेंज इन वॉल्यूम 20 लीटर, तो ये हो गया -20 लीटर ATM। ये W1। W2 इस स्टेप के लिए चेंज इन वॉल्यूम इस स्टेट के लिए 0 है, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। यहाँ पे 40 लीटर वॉल्यूम है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0, तो वर्क डन 0। थर्ड स्टेप के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है और रिवर्सिबल है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है -nRT ln VF अपॉन VI। ठीक है, तो VF अपॉन VI, तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम 20 और 40, तो 1/2, और जब उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस पावर आएगा जो इसके साथ आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क डन तो पॉजिटिव आने वाला है। एनआरटी हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो एनआरटी की जगह पे हम पीवी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो पीवी किसी भी इस स्टेट पे पीवी कैलकुलेट करो या इस स्टेट पे सेम होने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, आर और एन भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूं, तो 20 इंटू 1 20, 40 इंटू हाफ 20, तो पीवी का वैल्यू 20 यानी एनआरटी का वैल्यू 20। तो यहाँ तो प्लस हो चुका था, तो 20 और ये लीटर एटीएम और ln VI अपॉन VF होगा, तो VI 40 और VF 20, तो 2, तो अगर ln को हम तोड़ेंगे तो वो होगा 2.3 log 2, और log 2 का वैल्यू होता है 0.3 इंटू 2.3। तो आप देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.69 और इंटू 20, तो 0.69 इंटू 20 इट मीन्स ये आ जाएगा 13.8। ठीक है, 0.69 इंटू 30 ये आ जाएगा 13.8। तो टोटल वर्क जो होगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -6.2 लीटर एटीएम के इक्वल। ठीक है, ये अप्रॉक्स है, तो ये भी अप्रॉक्स ही है। वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया इस प्रोसेस के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट फ्रॉम अबव। अब हमें बोल रहा है कि हीट कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, और हम ये भी जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, मीन्स एनर्जी सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, जो आपका करंट स्टेट है। तो इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ये साइक्लिक प्रोसेस है, जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड अप हुआ। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। तो इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा, तो Q प्लस W, तो हीट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क, तो वर्क आपका है -6.2 लीटर एटीएम, तो हीट आपका क्या होगा 6.2 लीटर एटीएम। इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस इन थर्मली इंसुलेटेड वेसल। थर्मली इंसुलेटेड मीन्स कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम एंड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा, मीन्स ये एडियाबैटिक प्रोसेस होने वाला है। इंटरनल प्रेशर P1 V1 T1 ये इनिशियल कंडीशन है, और फाइनल कंडीशन ये है। एक्सपेंड्स इरिवर्सिबली,
इरिवर्सिबली एक्सपैंड करता है मींस एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर का डिफरेंस मेजरेबल होगा, और उस कंडीशन में हमें एक्सटर्नल प्रेशर पे ही काम करना है अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, और प्रेशर एक्सटर्नल जीरो है एज सोन इन डायग्राम फॉर दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन के लिए आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शंस चुनने हैं, मींस ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो देखो हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो हम जानते हैं वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल डेल वी। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये लिखते हैं, जनरल प्रोसेस के लिए हम ये लिखेंगे, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर ही आएगा। एक्सटर्नल प्रेशर तो जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। वर्क डन जीरो। चूंकि ये एडियाबैटिक वॉल है तो कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो Q इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वर्क जीरो है और Q भी जीरो है, तो हम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, और ये भी जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो मीन्स NCV डेल T इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर जीरो, क्योंकि ये दोनों तो जीरो होगा नहीं, तो टेम्परेचर चेंज जीरो होगा, तो इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वही फाइनल टेम्परेचर होगा, तो T2 इज इक्वल टू T1। अब इनिशियल टेम्परेचर जो है वही फाइनल टेम्परेचर होगा, तो हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT। n और r तो यहाँ कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट आ चुका है, तो ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट है, तो बोयल्स लॉ यहाँ पे आ गया। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं कि उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट उसके साथ हम ये भी कंडीशन जानते हैं कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो ये इक्वेशन इस केस के लिए वैलिड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है A, B, C। इस केस में एडियाबैटिक वॉल्स था, तो Q जीरो होगा, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो था, इसलिए वर्क डन जीरो होगा, और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा। इट मींस चेंज ऑफ टेम्परेचर नील, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के इक्वल होगा, और बोयल्स लॉ से P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1 होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशंस इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, ये एडियाबैटिक का ग्राफ है। आपको बोल रहा है कि इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो सबसे पहला बोल रहा है T1 इज इक्वल टू T2। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है T1 और T2। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, तो T1 इज इक्वल टू T2, तो ये इंप्लाई करता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इट मीन्स T1 इज इक्वल टू T2। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। उसके बाद बोला T3 इज ग्रेटर देन T1, T3 इज ग्रेटर देन T1। इसको हम समझते हैं। हमने अभी देखा था कि T टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन है और ये एडियाबैटिक है, तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन इंप्लाई करता है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू दी पावर गामा -1। ये इक्वेशन इंप्लाइज करता है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। तो T1 और T3 में कौन बड़ा होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम है इस केस के लिए, तो T1 T3 से ज्यादा होगा, तो ये गलत है। T1 T3 से
बड़ा होना चाहिए। अब वर्क आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क एडियाबैटिक। तो हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ होता है वो हमें वर्क डन बताता है। तो इस चीज के लिए फॉर आइसोथर्मल ये ग्राफ होगा और फॉर एडियाबैटिक इतना एरिया वो कवर करेगा। तो वर्क डन आइसोथर्मल के केस में ज्यादा है। मैग्नीट्यूड वाइज आइसोथर्मल वर्क ज्यादा है, बट कंसिडरिंग द साइन एडियाबैटिक वर्क ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड वाइज आइसोथर्मल वर्क ज्यादा है और कंसिडरिंग द साइन एडियाबैटिक वर्क ज्यादा है। लेकिन यहाँ मैं अगर मैग्नीट्यूड वाइज कंसिडर करूं तो वर्क आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क एडियाबैटिक मैग्नीट्यूड वाइज। अब बोल रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज मोर देन इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम ये जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, एनसीवी डेल टी, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल टी तो जीरो होता है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता है, तो इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जीरो होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी यही इक्वेशन होगा। तो हम जानते हैं कि T1 T3 से बड़ा है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम है, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम है, तो T3 माइनस T1 नेगेटिव होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई भी नेगेटिव टर्म आएगा, तो ये जीरो है और ये नेगेटिव टर्म है, तो जीरो इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन एनी नेगेटिव टर्म। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज एडियाबैटिक प्रोसेस के इंटरनल एनर्जी चेंज से ज्यादा होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये बेसिकली हमारा मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। जैसा आप देख सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर, बट यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैंने इसको ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बना दिया है। तो आपको पहले दो ऑप्शन में ट्रू और फॉल्स, मतलब जो ट्रू होगा वो आंसर होगा, जो फॉल्स होगा वो आंसर नहीं होगा। तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट एक दूसरे से अनरिलेटेड है। An ideal gas is expanded from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different conditions. The correct statement आपको चुनना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है the work done by the gas is less when it is expanded reversibly from V1 to V2 under adiabatic conditions as compared to that when expanded reversibly from V1 to V2 under isothermal कंडीशन। तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि आइसोथर्मल वर्क एडियाबैटिक वर्क से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर जो वर्क डन है वो लेस होता है आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर जो वर्क डन है। तो ये तो सही बात है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि आइसोथर्मल के लिए जो वर्क डन होता है और एडियाबैटिक के लिए जो वर्क डन होता है उसमें आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होता है एडियाबैटिक के कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, मींस ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज जीरो इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली विथ T1 इज इक्वल टू T2। मीन्स जब टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर इक्वल होगा, तो हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी होता है NCV डेल टी। तो जब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर इक्वल होगा तो डेल टी जीरो, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो जीरो होगा। तो ये तो सही है, 1 नंबर इज जीरो इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली विथ T1 इज इक्वल टू T2। पॉजिटिव if it is expanded reversibly under adiabatic condition with T1 not is equal to T2। तो हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी वो Q प्लस W होता है और एडियाबैटिक कंडीशन के लिए Q तो जीरो होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क के इक्वल होगा।
और एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, तो एक्सपेंशन वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस है तो नहीं भी लिख सकते एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा यानी डेल वी पॉजिटिव होगा तो वर्क डन तो नेगेटिव हो रहा है, तो जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगा। तो कह रहा है पॉजिटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव व्हेन एक्सपेंडेड। तो जब एक्सपैंड करेंगे तो वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है पॉजिटिव होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमको तो इस पूरे स्टेटमेंट को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब दो और ऑप्शंस आएंगे सी और डी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अब आपका ये नेक्स्ट दो स्टेटमेंट है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो बोल रहा है इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, यानी कि वैक्यूम है, उस साइड में वैक्यूम है और आपको उसके अगेंस्ट वर्क करना है। तो एक्सटर्नल प्रेशर तो जीरो है तो वर्क डन जीरो होना है। तो एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली, तो उस केस में वर्क डन जीरो होगा। इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक, तो वर्क डन जीरो है। तो वर्क डन जीरो है और हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क, वर्क तो जीरो है। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है आइसोथर्मल के केस में, तो वो इंडिकेट करता है कि Q जीरो होगा, यानी वो एडियाबैटिक को इंप्लाई करता है। और अगर Q जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो आइसोथर्मल को इंप्लाई करता है। मतलब कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो उस केस में आइसोथर्मल एडियाबैटिक को इंप्लाई करता है और एडियाबैटिक आइसोथर्मल को इंप्लाई करता है। मींस इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। तो ये तो हमारा ट्रूथ है स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट ये है द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम when it is compressed irreversibly from P2 V2 to P1 V1 against constant pressure P1। आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था यहाँ पे कि वर्क रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबल बट फॉर एक्सपेंशन ये चीज है कि रिवर्सिबल वर्क इरिवर्सिबल के बड़ा होता है, रिवर्सिबल वर्क इरिवर्सिबल से बड़ा होता है। और इसका रीजन भी मैंने बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर सर्च करें मिस्टीरियस यूनिवर्स 360 और वहां पे आपको मिलेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट। तो रिवर्सिबल वर्क इरिवर्सिबल वर्क से बड़ा होता है फॉर एक्सपेंशन। तो फॉर कंप्रेशन, यहाँ तो कंप्रेशन बोल रहा है, तो कंप्रेशन के लिए इरिवर्सिबल वर्क रिवर्सिबल वर्क से बड़ा होता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। फिर द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना था कि रिवर्सिबल वर्क इरिवर्सिबल वर्क से बड़ा कब होगा? जब एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन के केस में नहीं। तो ये भी एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सही ग्राफ, जो करेक्ट ग्राफ है उसको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको जो ग्राफ इनकरेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि डाई एटॉमिक आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशन। तो सबसे पहला ग्राफ है सीपी और पी का। तो हम जानते हैं सीपी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है F/2 + 1 × R। ये तो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये ऑप्शन सबसे पहला ही
गलत है, तो जो हमें गलत चुनना था तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है CV और T के बीच का ऐसा ग्राफ बनेगा, तो डाई एटॉमिक आइडियल गैस है, इट मींस इसका ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। तो टेम्परेचर जब थोड़ा स्लाइट वेरी करेगा तो ये स्लाइट मतलब नॉर्मल रहेगा, इसका वेरिएशन बहुत ही कम रहेगा। अचानक से वेरिएशन आएगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ट्रांसलेशनल से रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा और फिर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा। तो ये ग्राफ तो सही है। और CV और T के बीच में एक रिलेशन भी होता है कि कैसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि CV और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर U इज इक्वल टू F/2 nRT, ये हम जानते हैं। U टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करता है, U टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करता है, तो U टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है और इसके स्लोप में चेंजिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज होगा, तो इसका स्लोप भी चेंज होगा। तो ये भी ग्राफ सही है। CV और V, तो CV हम जानते हैं F/2R के इक्वल होता है, तो ये तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये ग्राफ भी यही बता रहा है कि वॉल्यूम पे तो ये CV डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है। तो ये भी ग्राफ सही है। तो एक ग्राफ जो इनकरेक्ट है वो हमारा ये फर्स्ट ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है। ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच द रेशियो ऑफ P to V एट एनी इंस्टेंट इज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ P to V इज कांस्टेंट, यानी P/V कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1, ये कांस्टेंट 1 है, इट मींस प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम है। व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस? मोलर हीट कैपेसिटी मींस C आपको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं ये हम जानते हैं। थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं NCV/dt। हीट हम जानते हैं NCDT। हीट हम जानते हैं NCDT। Remember the first moment of the first lecture that I have introduced the concept of molar heat capacity, NCDT, और वर्क माइनस PdV। तो हमें बेसिकली C कैलकुलेट करना है। CV मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, तो CV तो हमें पता है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसे DT एलिमिनेट हो जाए और हमें सिर्फ C मिले, हमें नोन क्वांटिटी के टर्म्स में आंसर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो अगर हम यहां से देखें आइडियल गैस इक्वेशन से, तो PV इज इक्वल टू nRT। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो PdV प्लस VdP प्रोडक्ट रूल इज इक्वल टू nRDT होगा। PdV प्लस VdP इज इक्वल टू nRDT, ये dt के टर्म में आ गया, तो मीन्स हम काफी करीब हैं अपने आंसर की। अब PdV प्लस VdP और हम यहां से PdV निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को भी डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। dP इज इक्वल टू dV, तो dP इज इक्वल टू dV, तो यहाँ dP की जगह dV सब्स्टिट्यूट कर देंगे और V की जगह पे P सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा PdV और ये PdV। तो 2PdV इज इक्वल टू nRDT इंप्लाइज PdV इज इक्वल टू nRDT अपॉन 2। इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, NCDT माइनस nRDT अपॉन 2, dt n और n कैंसल हो जाएगा। CV प्लस R/2 इज इक्वल टू C, मीन्स आपको C मिल चुका है।
Cv का वैल्यू आप मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए जानते हैं 3r/2 और 3r/2 प्लस r/2 4r/2 इज योर आंसर। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके पीछे का जो अप्रोच है, ये वाला अप्रोच, ये आपको ध्यान में रखना है और ये इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हमारा बन चुका है। ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस expands adiabatically at initial temperature T against a constant external pressure of 1 atm from 1 liter to 2 liter. You have to find out the final temperature. आपको फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q 0 होगा। अब इंटरनल एनर्जी चेंज हम जानते हैं NCV डेल टी और वर्क डन हम जानते हैं माइनस P एक्सटर्नल डेल V। अब यहाँ पे हमें जितना भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर हो रहा है वो सारा दिया हुआ है इस इक्वेशन में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितना इस इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है वो सारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले 1 मोल Cv मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए Cv 3r/2 और r का ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इसका यूनिट है, तो मैं यूनिट लिख देता हूं लीटर एटीएम केल्विन मोल। चेंज इन टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। फाइनल टेम्परेचर Tf माइनस इनिशियल टेम्परेचर T दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर T माइनस प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 atm, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm और चेंज इन वॉल्यूम 1 लीटर टू 2 लीटर मीन्स 2 लीटर माइनस 1 लीटर 1 लीटर। तो लीटर एटीएम मोल और मोल कैंसल हो जाएगा। आपको आ जाएगा TF माइनस T इज इक्वल टू माइनस 2/3R इम्प्लाइज TF जो आपको कैलकुलेट करना है फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर, वो आएगा T माइनस 2/3 और R का वैल्यू दिया है 0.0821। दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि आपको सिर्फ बेसिक्स फॉलो करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जो आपको पूछ रहा है उसको आपको ढूंढने की कोशिश करना है क्वेश्चन से। आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करने वाला हूं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक नहीं करना है, आपको ये क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर मिले और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।